दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं हूं अजय वैष्णव और आज हम आए हैं रूमेटोलॉजिस्ट जो कि गुड़गांव की फीमेल रूमेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अनु डाबर जी के पास में। आपने एक अभी नई बीमारी का नाम सुना है जिसका नाम है मायोसाइटिस, जो कि सामान्यतः प्रभु को हुई है और जिस बारे में डॉक्टर साहब के पास में ही नहीं बल्कि हमारे पास में भी दर्शकों ने कई क्वेरीज की हैं कि इसके बारे में आप एक एपिसोड बनाइए और इसके बारे में हमें अवगत कराइए। तो आज हम आए हैं डॉक्टर साहब के पास में जानना चाहेंगे कि क्या ये बीमारी है, कैसे होती है और क्या इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर साहब प्लीज बताएं हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अनु डाबर, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट इन गुड़गांव पारस हॉस्पिटल। दरअसल ये जो बीमारी है मायोसाइटिस, इसका एकदम सिंपल मीनिंग अगर मैं समझाऊं तो इसका मतलब है मायो यानी कि मसल और आइटिस यानी कि सूजन या इन्फ्लेमेशन। मायोसाइटिस जो बीमारी है, इसमें जो आमतौर पे जो लक्षण पाए गए हैं वो ये होते हैं कि मरीज के हाथों और पैरों की मांसपेशियों में कमजोरी के कारण गलाव आने लगता है। मरीज ये कहता है कि अगर हम जमीन पर बैठे हैं तो खड़े नहीं हो सकते, कुर्सी पे बैठे हैं तो हमें कुर्सी के बाजू पकड़ के कई मिनट लगते हैं खड़े होने में। उसके बावजूद जब हमारे कोई जोड़ों में दर्द नहीं है, हमारे को और कोई सांस फूलने में तकलीफ नहीं हो रही है, फिर भी हम उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ, अपर लिम्ब में जब वीकनेस आती है तो मरीज कहता है मैं अपने कपड़े बटन नहीं बांध सकता। नहाने में लेडीज की कंप्लेन होती है कि बाहर कपड़े सूख रहे हैं उनको उतार के नहीं ला सकते, अलमारी में अगर ऊपर कुछ सामान रखा है उसे नहीं ले सकते। इस तरह की डेली एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आने लगती है। और प्रॉब्लम ये है कि इस बीमारी में समय बहुत कीमती है। यहाँ जैसे हम स्ट्रोक के मरीजों में लकवे में कहते हैं समय ब्रेन है, यहाँ पर समय मसल है। जितनी हम टाइम लूज करेंगे मसल सूजन से डेड मसल की तरफ जाने लगती है और अगर एक बार मसल डेथ हो गई तो रिकवर करना मुश्किल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट को ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो तुरंत अपने रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि टाइमली ट्रीटमेंट तभी किया जाएगा जब डायग्नोसिस कंफर्म हो। वो डायग्नोसिस के लिए हम कई बार ब्लड टेस्ट, एमआरआई, मांसपेशी का टुकड़ा निकाल के कई बार उसकी बायोप्सी करके उसकी जांच भी करते हैं, ताकि सही मायनों में पता लगा सके बीमारी शरीर में किस हद तक फैली है और उसे काबू लाने के लिए हमें कितना अग्रेसिवली, कितना सक्रिय होकर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये बीमारी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कितनी एज के लोगों से स्टार्ट हो जाती है बीमारी? देखिए, इस बीमारी में, ये बीमारी बच्चों में, मैंने ये बीमारी 3 साल के बच्चों तक में देखी है। 3 साल के बच्चों से लेके 60-65 साल तक के बुजुर्गों में भी ये बीमारी मिलती है। आमतौर पे जब ये बीमारी बच्चों में मिलती है तो उसका प्रकार कुछ अलग होता है। बच्चों में इस बीमारी के साथ स्किन पर 2 खास तरह के असर मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं डर्मेटोमायोसाइटिस, यानी कि जैसे हमने बात की मायोसाइटिस मसल में सूजन, यहाँ स्किन में भी सूजन आती है। तो मरीज की आंखों के आसपास लालपन, सूजन, ऊपर की पलक में नीलापन आना, सूजन आना, उंगलियों में जो ये हमारे नकल्स होते हैं यहाँ लाल लाल चकत्ते पड़ते हैं, अगर सन में जाएंगे तो छाती पे रैश हो जाएगा। साथ ही साथ बच्चों में एक बहुत खास सिम्टम मिलता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम जमा होना। कैल्शियम की गठाने या गिट्टियां कोहनी के आसपास, घुटने के आसपास, कभी कभी फेस में भी जमा हो जाती है। और सैडली अगर ये बच्चों को असर करे तो ये बहुत जल्दी फैलती है और कभी कभी हार्ट की मसल, यानी कि जो हमारा हार्ट है उसकी मसल पे असर करके जानलेवा भी हो सकती है। जब ये बड़ों में और बुजुर्गों में होती है तो फिर भी इसको पहचानना आसान है, क्योंकि बड़े और बुजुर्ग अपनी तकलीफ बता सकते हैं। बच्चे ज्यादातर इसके लक्षण होंगे, बच्चे खेलना बंद कर देंगे, रोते रहेंगे, स्किन में रैश तो चलो दिख भी जाते हैं। तो ये बीमारी किसी एज ग्रुप को स्पेयर नहीं करती है। ज्यादातर ये 20 से 40-45 की उम्र में ही मिलती है, बट यंग लोग से लेके बुजुर्ग हर कोई इसकी चपेट में आ सकता है। ओके, तो क्या इसका फिर प्रोसेस आगे किया जाता है, कृपया वो बताएं। देखिए, एक बार अगर पेशेंट को इस तरह के लक्षण है और पेशेंट टाइमली रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है तो हमारी जो जांचें होती हैं उससे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। ये देखिए, इस बीमारी में जैसे मैंने बताया स्किन पर असर हो सकता है, मसल्स पे, जॉइंट पे भी असर होता है। 80% मरीजों को इस बीमारी में जोड़ों में सूजन और दर्द की तकलीफ रहती है। साथ ही साथ कभी कभी इस बीमारी में, जैसे मैंने हार्ट बताया, फेफड़ों पे असर आता है। बहुत जल्दी फेफड़े सिकुड़न आ जाती है, पेशेंट की सांस फूलने लगती है, पेशेंट कुछ हफ्तों में ऑक्सीजन पे भी आ सकते हैं। तो जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो हम उसकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन जो एज ए डॉक्टर हम करते हैं, ये पता लगाते हैं कि बीमारी शरीर के किन किन अंगों पे प्रभाव कर रही है। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे CTK, STLT, ये नाम है। इनसे हम पता करते हैं कि बीमारी का लेवल क्या है, लो लेवल है, मीडियम लेवल है, हाई लेवल है। साथ ही साथ MRI की मदद ली जाती है, कभी कभी मसल बायोप्सी जैसे मैं बोला, ये सब हम करते हैं और रैपिडली करते हैं ताकि हम विदाउट एनी डिले ट्रीटमेंट शुरू करें। और अगर हमें लगता है कि हमारी हिस्ट्री और जांच पे बीमारी का हमें बहुत स्ट्रॉन्ग शक है तो रिपोर्ट्स का कई बार वेट किए बिना भी हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ एक एक दिन, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। ओके, तो क्या इसका फिर प्रोसेस आगे किया जाता है, कृपया वो बताएं। देखिए, एक बार अगर पेशेंट को इस तरह के लक्षण है और पेशेंट टाइमली रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है तो हमारी जो जांचें होती हैं उससे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं।
जी, ट्रीटमेंट आज के टाइम में अगर देखा जाए तो सभी बीमारियों का महंगा होता जा रहा है, तो गुड़गांव में इस तरह के ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है, आपसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? देखिए, इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है मेडिकेशन। शुरू में हाँ, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और स्टेरॉइड्स को कोविड एरा में बहुत बदनाम भी किया गया है। अगर सही जगह, सही डोज में, सही डॉक्टर के गाइडेंस में स्टेरॉइड्स लिए जाए तो ये हार्मफुल नहीं होते हैं। इस बीमारी में हमारा टारगेट होता है कि हमें कम से कम डोज स्टेरॉइड्स का कम से कम समय तक इस्तेमाल करें और साथ ही साथ स्टेरॉइड्स के हम कुछ टैबलेट्स या इंजेक्शन ऐसे यूज करते हैं जो हमारी बॉडी में बीमारी जिस कारण से हो रही है वो है ऑटो इम्यूनिटी, यानी कि बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी मसल को दूसरा दुश्मन समझ के अटैक कर रहा है। उस इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी को दवाइयों के सहारे नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं और जब ऐसा होता है तो अपने आप ये सूजन और जो मसल पे नुकसान है वो कंट्रोल हो जाता है। हाँ, इस बीमारी का ट्रीटमेंट लंबा चलता है। अगर 20-30% मरीज ऐसे होते हैं जो फर्स्ट लेवल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तब हमें कुछ महंगे इंजेक्शन जैसे IVIG का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, बट वो तभी एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट होते हैं। ज्यादातर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इनिशियली मे बी अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट अगर बीमारी कंट्रोल में आती है तो 2-2.5-3 साल बाद कई बार पेशेंट की दवाइयां बंद भी हो जाती हैं, पेशेंट एक नियर नॉर्मल लाइफ जी सकता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि शुरू का जो 2 साल का फेज है, डॉक्टर की बताई गई दवाइयां वो जरूर ले, टाइम पर डॉक्टर को दिखाए और क्वैक्स यानी कि जिसे कहते हैं अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज या फिर कोई उन्हें फॉल्स क्लेम दे कि हम आप ये पुड़िया खा लीजिए, ये जड़ी बूटी खा लीजिए, दवाई खत्म हो जाएगी, उसका सहारा ना ले। दूसरी जो मैंने बात बोली, एक्सरसाइज इस बीमारी में बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ एक्सरसाइज भी एक प्रॉपर डिजाइन प्रोग्राम के तहत होती है। जब मसल्स में बहुत ज्यादा सूजन है तो हम कुछ नहीं करते, पेशेंट की जॉइंट्स की सिर्फ रेंज ऑफ मोशन करते हैं। पेशेंट खुद नहीं कर पा रहा तो हम उसकी कलाई, एडी, एल्बो सब जॉइंट्स मूव कराते हैं। जब कुछ हफ्तों के ट्रीटमेंट के बाद मसल्स में स्ट्रेंथ वापस आने लगती है तो एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन होता है कि मसल्स की स्ट्रेंथ, क्योंकि एक तरह से आप समझिए जब ये बीमारी मसल्स को अटैक करती है तो हमारी मसल काम करना भूल जाती है। एक बच्चे की तरह हमें उस इंसान को फिर चलाना होता है, जो कि एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोग्राम। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बीमारी में परहेज बहुत जरूरी है। कुछ खान पीन, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीजों से हम पेशेंट को बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि स्मोकिंग पाई गई है कि इस बीमारी का एक कारण भी है और इसको बढ़ाती भी है। तो जीवन शैली को क्लोजली मॉनिटर करना, उसमें चेंजेस लाना और पेशेंट को उस बारे में काउंसिल करना, ये भी हमारी ट्रीटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसा भी किया जा सकता है कि ये बीमारी हो ही ना, कुछ लाइफस्टाइल को चेंज करके क्या इस तरह से किया जा सकता है कुछ? देखिए, कुछ फैक्टर्स पाए गए हैं जो इस बीमारी के लिए कहा जाता है कि पॉजिटिव है, मतलब वो इस बीमारी को पैदा कर रहे हैं, जिसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें मैं कहना चाहूंगी। एक तो स्मोकिंग है, उससे जरूर बचिए। अल्कोहल कंजम्पशन से बचिए। खाने में अगर आपके डाइट में बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड है, पैकेज फूड है, प्रिजर्वेटिव बेस्ड खाना है, आप जंक ज़्यादा खा रहे हैं, अगर इस तरह का खाना है, ज़्यादा आपका रेड मीट, चिकन, मटन का कंजम्पशन है, तो ये सारी ही चीज़ें बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं, जो ज़रूरी नहीं मायोसाइटिस, किसी भी तरह की ऑटोइम्यून डिजीज का रूप ले सकती है। उसके अलावा अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, माने कि आप दिन भर बैठे रह के काम करते हैं, तो अपने लिए 30 से 45 मिनट्स निकालिए एक्सरसाइज के, क्योंकि ये पाया गया है कि अगर इंसान रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो वो एक दवाई की तरह काम करता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। इसके अलावा ऐसा कोई दवाई या कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं बनी है जो इस बीमारी को होने से रोक सके, लेकिन अगर हम इस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ मायोसाइटिस बट आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस तरह की जो आम गठिए हैं अलग अलग तरह के, उन सबसे ही बचा जा सकता है। और अगर कोई लक्षण है तो बिना डिले किए रूमेटोलॉजिस्ट से मिलिए और इसका ट्रीटमेंट जरूर कराएं। जी डॉक्टर साहब, मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि वो आपसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपका क्लिनिक गुड़गांव में है, क्लिनिक नजदीकी हो सकता है आपके घर से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मैम अपना एड्रेस भी बता दीजिए। मैं पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट हेड करती हूँ, सीनियर कंसल्टेंट हूँ वहाँ मैं सोमवार से शनिवार 10 बजे से 4 बजे तक मिलती हूँ। और मेरा क्लिनिक भी है साया मेड द हेल्थ टावर के नाम से, जो कि सुशांत लोक फेज 1 में है। वहाँ इवनिंग्स में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पे इस बीमारी में शुरू में एडमिशन या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, जो कि हम आपके लिए इजीली प्लान कर सकते हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई खास संदेश आप माध्यम से देना चाहें? देखिए, समांथा जो कि एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखा के अपनी बीमारी को अपनाया है और वो मेरी तरह से एक रोल मॉडल है हर मायोसाइटिस पेशेंट के लिए। इस बीमारी से डरिए मत। इस बीमारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं, आप किस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं, आप रिच हैं, आप पुअर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीमारी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है
और आप इसका ट्रीटमेंट अगर लेंगे तो उनकी ही तरह आप अपने काम पे, चाहे आपका काम कुछ भी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फिजिकल स्पोर्ट्स हो, आप उस पर वापस आ सकते हैं। तो आई फील समांता इज अ मायोसाइटिस सर्वाइवर। वो एक इंस्पिरेशन है इस तरह के पेशेंट्स के लिए, और इसको देखते हुए पेशेंट्स के अंदर ये हिम्मत आनी चाहिए कि इस बीमारी से डरे नहीं, शेम ना हुई, अपने आप को इंफीरियर मत समझिए कि आपको ये बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट कराइए। धन्यवाद मैम। दोस्तों ये थे डॉक्टर अनु डाबर जो कि आपके सवालों का जवाब दे रहे थे। यदि आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं हमें, हम डॉक्टर अनु डाबर से फिर से आपकी मुलाकात करेंगे। और अगर किसी और बीमारी से संबंधित आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उससे स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होंगे उनसे आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद आपका अजय भारत देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।